सोचिए एक ऐसी सभ्यता जिसका पूरा का पूरा इतिहास, समाज और दर्शन सब कुछ पवित्र ग्रंथों में सिमटा हुआ हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के वैदिक काल की। एक ऐसा जमाना जिसे हथियारों ने नहीं बल्कि शब्दों ने गढ़ा था। तो चलिए आज इन्हीं प्राचीन शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों को खोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई 3,500 साल पहले इतने पुराने वक्त के बारे में हम आखिर जान कैसे सकते हैं, है ना? ये एक बड़ा सवाल। इसका जवाब ना एक तरह से एक ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने जैसा है, और इस सफर में हम सब साथ हैं। और जवाब छिपा है उनके ही लिखे हुए शब्दों में। एक पूरा का पूरा साहित्य, एक पूरी लाइब्रेरी जो हमें उस प्राचीन दुनिया में झांकने का एक नायाब मौका देती है। तो देखिए, ये जो प्राचीन ग्रंथ है ना, ये कोई एक किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी 2 सबसे बड़ी अलमारियों को जानना होगा, यानी इसके 2 मुख्य हिस्सों को। वैदिक ज्ञान के 2 बड़े स्तंभ हैं। पहला है श्रुति। श्रुति का मतलब है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जिसे शाश्वत, मतलब कभी न खत्म होने वाला और ईश्वरीय माना गया, जैसे कि हमारे 4 वेद। और दूसरा है स्मृति, जिसका मतलब है जो याद रखा गया। ये ऋषियों और इंसानों की रचना है, जैसे महाभारत और पुराण। तो एक तरफ है दिव्य सच और दूसरी तरफ है इंसानी ज्ञान। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों मिलकर ही उस सभ्यता की पूरी कहानी कहते हैं। तो चलिए अब इस लाइब्रेरी की सबसे पुरानी और शायद सबसे जरूरी किताब से शुरुआत करते हैं। यही वो ग्रंथ है जो हमें सीधे प्रारंभिक वैदिक काल की दुनिया में ले जाता है, और इसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, अपौरुषेय। इसका सीधा सा मतलब है जिसे किसी इंसान ने ना बनाया हो। ऐसी मान्यता थी कि ये ज्ञान सीधे देवताओं से मिला है। इसमें 1028 भजन यानी सूक्त हैं, जिन्हें 10 किताबों या कहें कि मंडलों में बांटा गया है, और हर एक भजन प्रकृति की शक्तियों और देवताओं की तारीफ में गाया गया है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1000 से भी ज्यादा भजनों में से पूरे 250 भजन सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता इंद्र को समर्पित हैं। सोच सकते हैं, इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में युद्ध और मौसम के देवता इंद्र का कितना जबरदस्त दबदबा रहा होगा। उन्हें पुरंदर भी कहा गया, जिसका मतलब है किलों को तोड़ने वाला। तो इन भजनों से आखिर कैसी दुनिया की तस्वीर सामने आती है? अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अमीरी का पैमाना सोना चांदी नहीं बल्कि गायें हैं। समाज खाना बदोश कबीलों में रहता है और लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं बल्कि मवेशियों को पाने के लिए होती है। ये एक बहुत ही सरल, हमेशा गतिशील रहने वाला और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ समाज था। और ये पूरी संस्कृति कहाँ पनप रही थी? इसका केंद्र था सप्त सिंधु का इलाका, यानी 7 नदियों की धरती। सिंधु, सरस्वती, रावी, इन जैसी नदियों से सींची गई ये जमीन ही उन शुरुआती वैदिक लोगों का घर थी। लेकिन देखिए, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, और ये दुनिया भी बदलने वाली थी। अगले कुछ 100 सालों में ग्रंथों का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सिर्फ विचारों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू होता है उत्तर वैदिक युग। इस नए दौर में हमें कुल 4 वेद मिलते हैं। ऋग्वेद में जहां देवताओं की तारीफ में भजन थे, तो सामवेद ने उन्हीं भजनों में संगीत डाल दिया, उन्हें गाने लायक बना दिया। यजुर्वेद एक तरह से यज्ञ और अनुष्ठानों की रूल बुक बन गया कि कौन सा यज्ञ कैसे करना है। और अथर्ववेद का फोकस आम जिंदगी पर था, जादू टोने, इलाज और रोजमर्रा की चीजों पर। और हाँ, हर वेद का अपना एक एक्सपर्ट पुरोहित भी होता था। अब सिर्फ वेद ही नहीं थे, उनके साथ साथ नए तरह के ग्रंथ भी आए, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों के मुश्किल यज्ञों को समझने के लिए एक तरह से इंस्ट्रक्शन मैन्युअल थे। फिर आए आरण्यक या वन पुस्तकें, जो जंगलों में लिखे गए गहरे रहस्यमयी विचार थे। और आखिर में आए उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या सार। उपनिषदों ने यज्ञ अनुष्ठानों से हटकर आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन का असल मतलब क्या है, इन जैसे गहरे सवालों पर फोकस किया। ये जो नए ग्रंथ थे ना, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं थी, ये असल में उस समाज का आईना थे जो बहुत तेजी से बदल रहा था, एक जबरदस्त बदलाव से गुजर रहा था। तो चलिए देखते हैं
कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था। सबसे बड़ा बदलाव तो आया जीने के तरीके में। हुआ ये कि लोहे के औजारों की खोज हो गई और इसने खेती में जैसे क्रांति ला दी। अब लोग जानवरों को चराने के लिए भटकने की बजाय एक जगह टिक कर खेती करने लगे। और ये बात तो साफ है, जब कोई एक जगह बसता है तो उसके लिए मवेशियों से ज्यादा कीमती क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, उसकी जमीन। और जब जमीन जरूरी हो गई तो राजनीति कैसे न बदलती। अब छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े इलाकों वाले राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। राजा अब सिर्फ अपने कबीले का सरदार नहीं रहा, वो एक बहुत बड़े इलाके का मालिक बन गया। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और अब वो बाकायदा टैक्स भी वसूलने लगा। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय बदलाव आया, वो समाज के अंदर आया। प्रारंभिक वैदिक काल का जो लचीला समाज था ना, वो अभी बहुत ही सख्त व्यवस्था में बन गया। और दुख की बात यह है कि महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। जहां पहले उन्हें पढ़ने लिखने का हक था, वो सभाओं में हिस्सा ले सकती थी, वहीं अब उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगनी शुरू हो गईं। इस सामाजिक बदलाव को एक बहुत ताकतवर विचार ने मजबूती दी, और वो था वर्ण व्यवस्था का विचार। इसका सबसे पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और कहा गया है कि समाज के जो 4 वर्ण हैं, वो उसी एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए हैं। इस एक कहानी ने पूरी व्यवस्था को एक तरह का दैवीय आधार दे दिया। तो ये व्यवस्था थी कैसी? चलिए समझते हैं। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और शिक्षक। उनके बाद क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे। तीसरे नंबर पर थे वैश्य, यानी किसान और व्यापारी लोग। और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। और सबसे अहम बात, ये पूरी सामाजिक बनावट जन्म पर आधारित हो गई थी और बहुत ज्यादा कठोर थी। तो समाज बदल गया, बड़े बड़े राज्य बन गए। लेकिन इस युग ने कुछ ऐसे विचार भी पैदा किए जो हजारों साल बाद भी जिंदा हैं। ये वो विरासत है जो आज भी भारतीय संस्कृति की बुनियाद में मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है सत्यमेव जयते, मतलब सिर्फ सच की ही जीत होती है। ये जो मशहूर वाक्य है ना, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और आज ये हमारे आधुनिक भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, हमारा नेशनल मोटो है। ये बात हमें दिखाती है कि कैसे हजारों साल पुराने विचार आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वैदिक काल सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर भारतीय सभ्यता खड़ी है। इसके दिए हुए विचार, इसकी बहसें और इसकी बनाई हुई सामाजिक संरचनाएं किसी न किसी रूप में आज भी हमारे समाज और हमारी संस्कृति में गूंजती हैं। और ये हमें एक ज़रूरी बात याद दिलाता है कि अपने आज को अगर ठीक से समझना है तो हमें अपने अतीत की आवाज़ों को सुनना ही होगा।